गर्मी में नदी के अंदर गरीब बहू का ठंडा ससुराल। दोनों बहू सरिता कुसुम रसोई के अंदर पसीने पसीने होकर खाना पीना बनाने में जुटी होती हैं। जेठानी जी, इतनी तड़के सुबह उठकर खाना बनाने का क्या फायदा, रसोई तो भट्टी जितनी तप रही है। सच में कुसुम, इस साल की गर्मी के मौसम ने तो पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़कर रख दिया। ऊपर से दिन रात रसोई और घर में कितनी घमस छा जाती है। मुझे तो इतनी भयंकर गर्मी में खाना भी नहीं बनाया जा रहा है। मैं फटाफट से मसाला पीसकर सब्जी में डाल देती हूँ, तब तक तुम आटा गूंथ लो। तभी कुसुम रसोई के अंदर पानी का अभाव देखकर, जेठानी जी, लोटे में केवल थोड़ा सा पानी है, या तो मसाला पीस सकते हैं या आटा गूंथ पाएगा। आप मसाला पीस लीजिए, सब्जी में टाइम पर मसाला नहीं पड़ा तो सब्जी खराब हो जाएगी। दोनों बहू की बातचीत सुनकर काशी पंखा करते हुए खिंचे मिजाज से कहती है, बहुओं, रसोई में पानी की किल्लत तो छाएगी ही। पानी भरने के लिए तुम दोनों की भोर में नींद भी तो नहीं खोलती। ये माँ जी तो जब देखो बाल की खाल निकालती रहती है। माँ जी, टूटी में सप्लाई का पानी आएगा तब तो भरेंगे ना। रात भर में कई बार टूटी में देखा था, मगर पानी की एक बूंद भी नहीं टपकी। काशी, तुम तो जब देखो बेफिजूल में दोनों बहू पर दाना पानी लेकर चढ़ जाती हो। गर्मी के मौसम में पानी रोजाना नहीं, 2-3 दिन छोड़ कर आता है। तभी कड़ी धूप में से पसीने में लथपथ नरेश पानी की कैन भर कर रसोई में लाकर रख देता है। सरिता भाभी, किसी तरह एक कैन पानी भर कर ले आया हूँ। थोड़ा हिसाब किताब से खाना पीना बनाने में खर्च कीजिएगा, क्योंकि गर्मी से कई कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा है। वैसे तो कोई भी मौसम गरीबों के लिए सुलभ नहीं होता, मगर गर्मी का मौसम काटना गरीब परिवार वालों के लिए सबसे बड़ी दुविधा है, क्योंकि उन्हें 2 वक्त की रोटी के अलावा पानी की समस्या से गुजरना पड़ता है। हरिहर काशी के परिवार की दशा भी खराब ही थी। पूरा परिवार किसी तरह सस्ते किराए के पुराने से मकान में गुजारा कर रहा है। टीन की छत में उन्हें तपती गर्मी सहन करनी पड़ती थी। तभी खड़ूस मकान मालिक आ जाता है। नरेश, मनोहर, अरे कहाँ घर में दुम दबाकर घुसे पड़े हो, बाहर निकलो। अरे, इस मकान मालिक का धंधा बड़ा खराब है। हर बार जब देखो सुबह के टाइम ही किराया मांगने आता है। बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, हम जाकर बात करते हैं। नमस्ते सेठ, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? अरे क्यों भैया, नमक हराम। अब क्या अपनी जमीन पर मैं तुम लोगों से पूछ कर आऊंगा? पिछले 3 महीने से तुम लोगों ने किराया नहीं भरा है। या तो किराया निकालो या आज के आज घर खाली करो। सेठ, तुम तो ऐसे दाना पानी लेकर चल रहे हो जैसे हम तुम्हारा किराया खाकर भाग गए हो। अभी गर्मी के चलते मजदूरी का काम नहीं मिल रहा है, वरना किराया बाकी रहता अभी तक। अरे तुम दोनों भाई हर बार यही बोलकर मुझे टरकाते हो। आज तक कभी टाइम से किराया दिया है? तुम्हारा अपने परिवार का खाना पीना मौज उड़ाना अच्छे से चल रहा है, बस मुझे देने के लिए किराया नहीं जमा हो रहा। इस महीने से मैंने मकान का किराया बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया है, और बिजली पानी भी 1,000 रुपए लगेगा। पानी बिल देने की बात पर कुसुम बोलती है, मकान मालिक जी, सरकार ने तो पानी का बिल मुफ्त कर रखा है, और वैसे भी जब से गर्मी का मौसम चालू है तब से पानी भी नहीं आ रहा, तो फिर पानी बिल किस बात का भरेंगे हम? देखो जरा, कितनी लंबी जुबान दे रखी है बहू को। किराया इस महीने से बढ़कर लगेगा। रहना है तो रहो, वरना खाली कर जाओ। मकान खाली करने की बात से पूरा परिवार चिंता में आ जाता है। आप सब लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? खाना खा लीजिए। अरे परेशान ना हो तो क्या करें सरिता, महंगाई इतनी तेजी से बढ़ गई है कि आज के टाइम में इतना सस्ता मकान ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। कहीं भी डबल रूम सेट 10,000-12,000 से नीचे का नहीं है। घर का खर्चा काट कर भी हम महीने का 3-4 हजार रुपए किराया नहीं भर पा रहे, तो इतना कहाँ से भरेंगे? मनोहर, चिंता मत कर, ऊपर वाला एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा भी वही खोलता है। रूखा सूखा खाकर पूरा परिवार भयंकर गर्मी में तपते मकान में सो जाता है कि अगले दिन, जेठानी जी, आज तो रसोई में चुल्लू भर पानी भी नहीं बचा है, कैसे काम धाम निपटाएंगे? कुसुम, 1-2 किलोमीटर की दूरी पर एक कुआं है, मगर उसका पानी बहुत ही खारा है, लेकिन हमारे पास इस गर्मी में उसे पीने और प्रयोग करने के अलावा कोई चारा नहीं है। दोनों बहुएं खाली बर्तन मटके लेकर पानी भरने के लिए निकल जाती हैं। तभी दोनों बच्चे पसीने से भीग कर रोते हुए, माँ, मुझे बहुत तगड़ी गर्मी लग रही है, मुझे नहाना है। माँ, मुझे भी कुतली मच रही है। बच्चों, मैं चाची के साथ पानी भरने जा रही हूँ, आकर तुम दोनों को भी नहलाऊंगी। दोनों कड़ी धूप और लू में कुएं पर जाती हैं। उफ, ये जमीन तो बिल्कुल ज्वालामुखी जितनी जल रही है, पैर में चप्पल का पता ही नहीं चल रहा। तभी तो ये जेठ का मौसम झेलना सबसे भारी पड़ता है। बस कुआं आने वाला है। थकित होकर दोनों कुएं पर पहुंचती हैं, जो कि सूखा पड़ा था। हे भगवान, गर्मी से ये कुआं भी सूख गया, अब पानी की पूर्ति कहाँ से करेंगे? तभी पास में बैठी एक बुजुर्ग अम्मा बोलती हैं, अरे बेटी,
यहाँ से 2-3 कोस दूर गंगा जी की नदी है, वहाँ जाकर भर लो पानी। बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। लगभग 1 घंटा धूप में चलने के बाद दोनों नदी पर पहुंचती हैं, जिसमें शुद्ध कलकल पानी बह रहा था। नदी किनारे काफी पेड़ पौधे लगे हुए थे, जिस पर पंछी परिंदे घोंसलों में चहचहा रहे थे। जेठानी जी, इस नदी का पानी कितना साफ और स्वच्छ है, और यहाँ का वातावरण भी कितना शांत और सुखद है और ठंडक भरा है। चलो कुसुम, जब इतनी दूर नदी पर आए हैं तो पानी भरने के साथ नहाना धोना भी कर लेते हैं। दोनों बहू नदी का ठंडा ठंडा पानी गागर मटके में भरती हैं और फिर नदी में तैराकी करती हैं। हाँ, नदी के इस ठंडे जल में तैराकी करके कितनी ठंडक मिल रही है शरीर में। काश की इस नदी में हमारा घर होता तो कितनी ठंडक मिलती। देवरानी जी, लगता है तुम बावड़ी हो गई हो, नदी पर घर बनाना असंभव है। तभी दोनों बहू का ध्यान नदी के बीच वाली सतह पर बैठे सारस पक्षी के झुंड पर पड़ जाता है। कुसुम, वो पानी के बीचों बीच सारस पक्षी बैठा है ना? हाँ जेठानी जी, वो सारस पक्षी ही है। मगर ताज्जुब की बात है कि इतने गहरे पानी पर ये पक्षी बैठे कैसे हैं? लगता है नदी के बीच वाले भाग में कोई सूखी सतह है। काफी देर नदी किनारे ठंडक में समय व्यतीत करके वो घर आती हैं, जहाँ मकान मालिक किराए के लिए किचकिच मचा रहा होता है। अरे पता नहीं कैसे गए गुजरे इज्जतमान लोगों को मैंने अपना मकान रहने के लिए दे दिया है। मकानदार जी, आपको कहा ना दोनों बेटे किराए की व्यवस्था में लगे हैं, फिर भी आप राय का पहाड़ बना रहे हैं। बहू बेटी वाला घर है, थोड़ा तो सोचकर बोलिए। अरे 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, या तो किराया भरो या खाली करो। नम आंखों से ससुर घर में आ जाते हैं। दोनों बच्चे डबडबाई आंखों से पूछते हैं, दादाजी, अगर पिताजी और चाचा ने किराया नहीं दिया तो खड़ूस अंकल हमसे घर खाली करवा लेंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे? चिंकी, फिर हम भी फुटपाथ पर रहेंगे जो गरीब लोग रहते हैं। इस दुनिया में गरीब का जीना खाना बड़ा मुश्किल है काशी। जीवन भर कमाते हुए कट गया, 1 गज जमीन भी नहीं खरीद सका, वरना मेरा बेटा बहू पोते पोती को किराए पर नहीं भटकना पड़ता। अजी तुम रो मत, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसे ही दोनों बहू नदी से नहाना धोना करती हैं और 2 दिन बाद चलो चलो सब फूटो यहाँ से, 2 दिन समाप्त हुआ तुम सबका। सेठ, थोड़ी तरस खाओ, इतनी भीषण गर्मी में हम कहाँ भटकेंगे। अजी चलिए, आपको हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं है, हम अपना घर मिलजुल कर खुद बनाएंगे। गरीब ससुराल वाले सुलगती जमीन पर भूखे प्यासे भटकते हुए ठंडी नदी किनारे आकर विश्राम करते हैं। इस जेठ की जलती गर्मी में भी नदी किनारे का वातावरण कितना ठंडक भरा है, और शरीर में पेड़ पौधे की कितनी शुद्ध हवा लग रही है। इस नदी किनारे अपनी फूस की कुटिया बसा लेते हैं। हाँ, यही सही रहेगा। वैसे भी अभी किराए का मकान लेने के लिए हाथ में पैसा कौड़ी भी नहीं है। मम्मी, मुझे बहुत तेज की प्यास लगी, मैं पानी पी लूं? ठीक है सोनू बेटा, किनारे से पीना, अंदर मत जाना। सोनू जैसे ही नदी के अंदर पानी पीने के लिए उतरता है, गीली मिट्टी की चिकनाहट से पैर फिसल जाता है और डूबते हुए आगे चला जाता है। मम्मी, पापा, दादी, मुझे बचाओ, मैं नदी में डूब रहा हूँ। दोनों भाई बचाव के लिए नदी में कूद जाते हैं और तैरते हुए नदी के बीचों बीच एक पेड़ के पास पहुंचते हैं, जो कि काफी विशाल था और नदी के अंदर खड़ा था। भैया, इतनी गहरी नदी के अंदर इतना विशाल पेड़ होना अपने आप में अजूबा है। मगर इस नदी के अंदर वाले पेड़ के पास काफी ज्यादा मात्रा में ठंडक है। यहाँ गर्मी का बिल्कुल एहसास नहीं है। हम यहीं पर अपना घर बसाएंगे। दोनों भाई जंगल से लकड़ियां काट कर एक नाव तैयार करते नदी के अंदर वाले भाग में लाते हैं, जहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। नदी के पानी का बहाव पेड़ के जड़ों पर उछल कर लग रहा था, जिससे पेड़ की जमीन वाला भाग बहुत ही ठंडक भरा था। पूरा परिवार साथ मिलजुल कर परिश्रम करते हैं और पेड़ पर ही मजबूत लकड़ी का घर टिकाते हैं। वैसे ये लाबौन और देवदार की लकड़ी बहुत ही मजबूत और टिकाऊ है, तेज आंधी तूफान में भी हमारा घर टूटेगा नहीं। अजी, आप दोनों भाई मिलकर नदी के निचले हिस्से में हमारे लिए एक छोटी मोटी रसोई तैयार कर दीजिए, क्योंकि बार बार नदी से पानी लेने में दिक्कत होगी अगर रसोई ऊंचाई पर होगी तो। दोनों भाई जंगल से इस बार बांस की मजबूत लकड़ी काट कर लाते हैं और जुगाड़ू रसोई तैयार करते हैं। वहीं बहुएं नदी के अंदर से शंख वगैरह का इस्तेमाल करके मसाले के डिब्बे और नदी किनारे की दोमट काली मिट्टी से खाना बनाने के लिए चूल्हा भी डालती है। और इस तरह गरीब ससुराल वाले नदी के अंदर कड़ी गर्मी में ठंडक में कुशलता से मीठी सुकून की नींद लेते हैं और खाते पीते हैं। गरीब बहू ने ली पहली बार सुकून की नींद। कमरे में एसी की ठंडक थी, साथ में पंखा भी घूम रहा था और ऐसे सुकून में राखी आराम से अपने कमरे में सो रही थी कि तभी बाहर से कुछ आवाज आई और ये क्या, सुबह के 7 बज गए
और मैं अभी तक सो रही थी। अब क्या होगा, क्या होगा मेरा? अब क्या मेरी सास भी मुझे वही सजा देंगी जैसे मेरी माँ देती थी? नहीं 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 नहीं, मुझे फिर से वही दुख नहीं झेलना। मैं अभी से कभी नहीं सोऊंगी, कभी भी नहीं सोऊंगी, हमेशा जागी रहूंगी। बस मुझे कोई सजा नहीं झेलनी। राखी की आंखों के नीचे कम सोने की वजह से काले घेरे पड़ गए थे, लेकिन ऐसे हालातों में भी राखी क्यों सोने से मना कर रही थी? उसके आसपास कोई भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो घबरा रही थी। आखिर क्यों? इसका पता तो उसका अतीत जानने के बाद ही लग सकता है। तो चलिए जानने के लिए कहानी में जरा पीछे चलते हैं। देख रही हो माँ कैसे हमारे सोफे पर पसर कर सो रही है, जैसे इसकी मरी हुई माँ इसके लिए रख कर गई हो। माँ मुझे तो इसका सुकून देखा भी नहीं जाता, मैं इसे उठा रही हूँ। निहारिका ने ऐसे बोलकर टंकी से एक जग पानी भरा और फिर उसने उसे सोती हुई राखी के मुंह पर दे मारा। क्या है, क्यों ऐसी अधमरी सी आवाजें निकाल रही है? मारा नहीं है, नींद से जगाया है। क्यों री, तेरी माँ की जायदाद है ये जो आराम से पंखे की हवा में लेट कर सो रही है? नहीं माँ, मैं सो नहीं रही थी, मैं तो बस यहाँ आकर बैठ गई थी। न जाने कब आंख लग गई, पता ही नहीं चला। तेरी ना आदतें बिगड़ती जा रही हैं। शायद तू अपनी जगह भूलती जा रही है कि तू बस यहाँ एक नौकरानी की जगह है। तुझे हम सब रख रहे हैं बस बाबा की वजह से, नहीं तो कब का तुझे इस चौखट के बाहर निकाल कर खड़ा कर देते। बस बेटा इतना गुस्सा मत करो, इसने गलती की है तो इसे सजा तो जरूर मिलेगी। चल राखी खड़ी हो और नंगे पांव ऊपर चल। क्यों माँ जी? तुझे पहले बता दूं कि क्यों? बस जितना बोला है ना उतना कर। कल्याणी की बात सुनकर राखी ऊपर आ गई। ऊपर लेकर जाते ही कल्याणी ने राखी को धक्का मारा और उसे छत पर ही बंद कर दिया। गर्मी के मौसम में सूरज चढ़ चुका था, ऐसे में राखी के पांव जलने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां को जाए। माँ दरवाजा खोलो। माँ यहाँ पांव भी नहीं रखा जा रहा है, मेरे पांव और पूरा शरीर मानो जल रहा है। माँ दरवाजा खोलो। माँ देखो तो कैसे चिल्ला रही है, इसकी चीखों की आवाज तो मुझे अंदर ही अंदर सुकून दे रही है। अब आज के बाद कभी आंखें मीचने से भी डरेगी ये लड़की। अब इसकी हिम्मत नहीं होगी कि आंखें भी झपका ले। एक तरफ कल्याणी और निहारिका राखी की चीखों में सुकून ढूंढ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ राखी का छत पर बुरा हाल था। सिर्फ सोने पर किसी इंसान को ऐसी सजा मिलती है। हाँ मेरे पाँव, मैं कहाँ जाऊं? राखी बेचारी सारा दिन दोपहरी में छत पर ही बंद रही। खड़े खड़े उसके पांव में छाले पड़ गए, लेकिन बेरहम माँ बेटी को उस पर दया नहीं आई। शाम के वक्त कल्याणी ने आकर दरवाजा खोला तो देखा राखी की हालत बेहद ही खराब थी। माँ अब क्या मैं नीचे आ जाऊं? बोलो। हाँ आजा। और क्या ये आदमखोरों की तरह चल रही है? ढंग से चल। कल्याणी ने राखी को सहारा तक नहीं दिया। वो बेचारी कैसे कैसे सीढ़ियों से कांपते कांपते नीचे उतरी और नीचे आकर वो अपने कमरे तक गई। कल्याणी राखी के साथ ऐसे ही करती थी क्योंकि राखी उसकी सौतेली बेटी थी। निहारिका को भी सौतेली होने की वजह से राखी से कोई लगाव नहीं था। दोनों माँ बेटी ऐसे ही राखी के साथ बुरा बर्ताव करती थी और सबसे ज्यादा उनकी दुश्मनी राखी की नींद से थी। अगर कभी भी वो सो जाया करती तो कल्याणी उसे ऐसे ही सख्त सजा देती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब राखी की शादी हो चुकी थी। राखी के बाप ने अच्छे घराने का लड़का देखकर राखी की शादी की थी, लेकिन मायके के जुल्म मन में दबाए आई हुई राखी अपने ससुराल में भी बेहद ही घबरा रही थी। आजा मेरी प्यारी बहू। राखी बेटा, जब मैं तुझे देखकर आई थी तो वैसे तो तब भी दुबली पतली ही थी, लेकिन अब क्या हो गया है बच्चे? तेरी आंखों के ये काले घेरे मेकअप के अंदर से भी नजर आ रहे, क्या बात है? माँ जी वो हो माँ, नई बहू से ऐसे सवाल कौन करता है? और भाभी अपने घर की बड़ी बहन है तो उन्हें हो सकता है मायका छोड़ने की टेंशन ज्यादा हो गई हो। आप भी ना माँ, बहुत ही सवाल करती हो। चलो भाभी मैं आपको कमरे में छोड़ाती हूँ, सोने के बाद आपकी सारी थकान उतर जाएगी। शिखा ऐसे बोलकर राखी को उसके कमरे तक छोड़ आई। राखी अपने कमरे में जाकर बैठ गई। कुछ देर के बाद कमरे में उसका पति रोहन भी आ गया और अरे राखी, तुम सोई नहीं अभी तक? तुम्हारे तो चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही है। चलो सो जाओ। नहीं मुझे नहीं सोना, मुझे नींद नहीं आ रही है रोहन जी। अरे राखी, ऐसे डर क्यों रही हो? नहीं रोहन जी, मेरे पास मत आना, मैं ऐसे बैठी हुई ही सही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं पास नहीं आता, लेकिन देखो एसी चल रहा है और कमरे में काफी ठंडक भी हो रखी है, तो तुम सो जाओ। डरो नहीं, अब से ये तुम्हारा ही घर है। रोहन ऐसे बोलकर लेट गया, लेकिन राखी बेचारी मन में डर दबाए हुए सारी रात बस जगती रही। सुबह के वक्त राखी को जरा नींद आ गई, लेकिन जैसे उसे यह एहसास हुआ कि वो सो गई थी तो फटाक से घबरा कर उठ गई। राखी ऐसे ही डर रही थी। डरते डरते वो नीचे गई तो देखा सभी परिवार वाले नाश्ता कर रहे थे। अरे बहू, उठ गई तू? आजा नाश्ता कर ले।
नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं करना नाश्ता। मैं जल्दी से सफाई कर देती हूँ माँ, बस आप मुझे कुछ बोलना मत। राखी बिना कुछ खाए पिए सफाई करने लगी। उसे ऐसे डरता हुआ देख सुजाता को काफी अजीब लगा, लेकिन उसने ये सब नजरअंदाज कर दिया। हो सकता है शर्म आ रही हो, तुम दोनों नाश्ता कर लो, मैं बहू को बाद में नाश्ता करवा दूंगी। ऐसे ही राखी ने भूखे प्यासे सारे काम निपटाए। दोपहर के वक्त जब उसे थकान हुई तो उसकी सोफे पर बैठकर झपकी लग गई। राखी ने अभी आंखें ही मीची थी कि तभी वहां सुजाता आई और आकर बैठ गई। कितनी कमजोर हो गई है, पता नहीं रात को सही से सोई भी थी या नहीं। अब आंख लग गई है, सोने देती हूँ। सुजाता ऐसे बोलकर राखी पर चादर डालने लगी कि तभी राखी घबरा कर उठ गई। माँ जी नहीं नहीं नहीं, मैं सोई नहीं थी, वो तो बस ऐसे ही। अरे बहू कोई नहीं, क्या हो गया? अब अगर तू सो भी जाती तो। रसोई में काम है क्या? मैं जाती हूँ मैं। राखी डरते हुए रसोई में गई। पहले तो सुजाता इस बात को नजरअंदाज कर रही थी, लेकिन फिर उसे राखी की चिंता हुई और उसने इस बारे में रोहन से भी बात की। बेटा बहू की हालत देख, कितनी अच्छी थी जब वो उसका रिश्ता मैंने तुझसे जोड़ा था, और अब ऐसी हो गई है। माँ शादी वाले दिन भी वो पूरी रात जागी थी, उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। मैंने सुबह उठकर देखा तो वो जगी हुई थी, पता नहीं उसको क्या हो गया है। तू एक काम कर, कल उसे कहीं घुमाने ले जा, घूम फिर कर आएगी तो उसका दिमाग खुलेगा। थकान होगी तो क्या पता अच्छी नींद आ जाए। सुजाता की बात को रोहन ने मान लिया। अगले दिन वो उसे घुमाने लेकर गया। वहां भी राखी गुमसुम और सहमी सहमी सी हो रही थी, और घर आने के बाद राखी को नींद आ गई और आराम से वो अपने बिस्तर पर सो गई। राखी को घूमकर अच्छा लगा था, जिसकी वजह से उसका दिमाग रिलैक्स हुआ और सुबह तक उसे सुकून की नींद भी आ गई। सुबह को 10 बजते ही सुजाता उसके कमरे में कॉफी लेकर पहुंची और राखी बेटा उठ जा, सुबह हो गई है। क्या माँ जी मैं नहीं माँ जी, मैं सोई नहीं थी, मैं सोई नहीं हूँ, मैं तो बस ऐसे ही आंखें बंद करके लेटी हुई थी। गलती हो गई माँ जी, माफ कर देना, बस मुझे सजा ना देना माँ जी, मुझे माफ कर दो। बेटा मैं जानती हूँ, शांत हो जा, डर नहीं, इतना डर क्यों रही है? वादा करती हूँ अब कभी भी नहीं सोऊंगी, मुझे माफ कर दो माँ जी। राखी चुप, बिल्कुल चुप, शांत हो जा। बेटा क्या बात है, जब से तू यहाँ आई है इतनी डरी डरी सहमी सहमी लगती है, और क्यों नहीं सोएगी तू? बिना सोए भी कोई इंसान चल फिर सकता है। बता, तू मुझे बता, किसने तेरे दिमाग में या तो सोने का डर बिठाया है? मैं तेरी सास नहीं, तेरी माँ हूँ। बता मुझे, किस वजह से तू इतना घबराती है? माँ जी मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरी सौतेली माँ है ना, कल्याणी माँ, उन्होंने मुझे सो जाने के ऊपर मेरे मायके में मुझे बहुत सताया है। मैं आंखें बंद करूँ अगर उन्हें दिख जाती तो वो गर्मी में मुझे छत पर बंद कर देती थी, और सर्दी में ऐसा होता तो मुझे ठंडे बर्फ के पानी से नहलवाती थी। माँ जी मैंने सोने के ऊपर बहुत कुछ झेला है, आप तो मुझे सोने के ऊपर ऐसे नहीं सजा दोगी ना? सुजाता ने राखी की बात सुनकर उसे गले लगा लिया और बिल्कुल भी नहीं, तू मेरी बेटी है, तेरा जब दिल करे और जब तक दिल करे तू सोना बेटा। मैं वो अत्याचारी सास या माँ नहीं हूँ जो अपनी बहू बेटियों को सांस भी नहीं लेने देती है। तू देख, मैंने तुझे खुश रख कर वापस से दुरुस्त ना कर दिया ना तो मेरा नाम बदल देना, लेकिन मेरी बच्ची, इसके लिए तुझे भी अपने इस डर को निकालना होगा। तू आराम से रात को सोया कर, हम सभी तेरे अपने हैं, दुश्मन नहीं। सुजाता की बातों से राखी को बहुत ज्यादा सुकून मिला। बस फिर क्या था, उसी दिन से राखी को अपने ससुराल वालों का डर निकल गया। अब वो रोजाना सुकून की नींद लेती और सबके साथ अच्छे से रहती थी, जिसकी वजह से उसकी सेहत उसके शरीर और चेहरे से भी झलकने लगा था, और अब राखी की जिंदगी में सुकून हो चुका था।